मैं जैसे ही डांस क्लब के अंदर गया, मेरी नज़र वहाँ नाचती हुई खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने लगी। मैं बार काउंटर पर पहुँचा और अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया और म्यूजिक के साथ अपनी गर्दन को हिलाने लगा। लेकिन मेरी नज़रें अभी भी वहाँ पर किसी खूबसूरत लड़की को तलाश रही थी जिसके साथ मैं डांस कर सकूं। कि तभी मेरी आंखों की पुतलियां अचानक से बड़ी हुईं जब मेरी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वाकई में वह सर से लेकर पैर तक बला की खूबसूरत थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसके बदन के हर अंग को भगवान ने बड़ी फुर्सत से तराशा हो। दिखने में भी बहुत अमीर परिवार की लग रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी ड्रिंक को ख़त्म किया और इससे पहले कि कोई और आकर उस खूबसूरत बला पर अपना कब्जा जमाए, मैंने अपना जल्दी से ड्रिंक ख़त्म किया और लपक कर उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचकर मैंने डांस करना शुरू कर दिया और डांस करते करते उसे देखकर हल्की सी स्माइल पास की। लेकिन उसने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि किसी लड़की ने मुझे इग्नोर कर दिया, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था। उसके इस तरह से मुझे इग्नोर करने से मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने भी सोच लिया कि इसे तो मैं अपना दीवाना बनाकर ही रहूँगा। उसके बाद मैंने अपने कुछ बेहतरीन डांस मूव्स दिखाए, जिन्हें देखकर वहाँ पर डांस करने वाले लोग मेरी तारीफ करने लगे, जिससे उस लड़की का भी ध्यान मेरी तरफ गया और फिर वह थोड़ा रुककर मुझे नोटिस करने लगी। मुझे लगा कि अब तो शायद ये मुझ पर फिदा हो ही जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह वहाँ से चली गई। अब तो मुझे गुस्सा सा आने लगा कि आखिर ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। मेरी नज़र उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन मुझे वह कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि शायद वह कहीं बाहर की तरफ तो नहीं चली गई। इसीलिए मैंने मेन गेट से बाहर निकल वहाँ खड़े गार्ड से जब पूछा कि पर्पल कलर की ड्रेस पहने क्या कोई लड़की इधर से गई है, तो वह कहने लगा कि आप रिया मैडम की बात कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंका। मैंने उससे कहा कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो कहने लगा, रिया मैडम को कौन नहीं जानता, वह तो इस शहर के करोड़पति मिस्टर नंदा की इकलौती बेटी हैं। अभी 10 दिन पहले इस क्लब को मिस्टर नंदा ने ही तो खरीद लिया है और 3 दिन पहले ही रिया मैडम लंदन से वापस लौटी हैं। उस गार्ड की बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी तरफ आगे बढ़ाया। उसने लपक कर उस नोट को अपने हाथ में पकड़ा और मैंने उससे कहा, और क्या क्या जानते हो रिया मैडम के बारे में? तो वह मुस्कुराकर कहने लगा, दरअसल नंदा साहब अपनी इकलौती बेटी के लिए एक काबिल दामाद ढूंढ रहे हैं जो शादी के बाद उनके बिजनेस को भी संभाल सके। इतनी सारी जानकारी मेरे लिए काफ़ी थी। थोड़ी देर के बाद जब मैं पार्किंग एरिया में पहुंचा तो वहां पर 2 लड़के रिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैंने तुरंत ही वहां पर हीरो की तरह एंट्री मारकर उन लड़कों को वहां से भगा दिया। अभी तक मैं रिया को जिस तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उससे वह एक बार भी इम्प्रेस नहीं हुई। लेकिन अब मामला पूरा उल्टा हो गया था। रिया ने मुझे तुरंत ही थैंक यू कहा। वह कहने लगी कि मैं दरअसल अभी 3 दिन पहले ही लंदन से वापस यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही टाइम पर आ गए, वरना मैं तो इन लड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ध्रुव रावत है, विजय रावत का छोटा बेटा। मेरे पापा इस शहर के जाने माने सबसे बड़े वकील हैं। ये बात सुनकर रिया बहुत इम्प्रेस हुई। फिर मैंने उसके बारे में पूछा। उसने मुझे जो कुछ भी बताया वह तो मैं पहले ही जान चुका था, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए मैंने उससे सब कुछ पूछने का नाटक किया। रिया मुझसे कहने लगी
कि मैं बहुत ही कम उम्र तक ही इंडिया में रही हूँ, इसलिए मेरा यहाँ कोई खास दोस्त भी नहीं है। मेरे सारे दोस्त लंदन के ही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं बनूंगा आपका दोस्त। मैं भी उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। रिया कहने लगी, इतने सालों में ये शहर बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब तो मैं यहाँ के बारे में बहुत कुछ भूल भी गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। चलो एक काम करते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हें इस शहर की सभी फेमस जगह पर घुमाने ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चली गई। मैं भी उस दिन जल्दी ही अपने घर लौट आया। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखों में नींद पूरी तरह से गायब थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने से रिया का वह खूबसूरत चेहरा जा ही नहीं रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी और मेरा दिल उसे पाने के लिए बेताब हो रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर मेरी रिया से शादी हो गई तो एक तो मैं करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक हो जाऊंगा और दूसरा इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बन जाएगी। तो इससे बेहतर आखिर और क्या हो सकता है। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो पापा को भी मुझ पर बहुत गर्व होगा। वैसे भी उनको यही लगता है कि मैं कुछ खास नहीं कर पाया, और वह जो आए दिन मुझे भैया की तरह बिजनेस ज्वाइन करने को लेकर तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं, उससे भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रिया से शादी करके मुझे बना बनाया पूरा बिजनेस एम्पायर मिल जाएगा, जिसका मैं इकलौता मालिक होऊंगा। इसके बाद मेरे चेहरे पर एक शैतानी हंसी आई। मैं सोचने लगा कि लड़कियां भी कितनी जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं। उसे लगा कि उसे वह दो लड़के परेशान कर रहे हैं और मैं हीरो बनकर उसे बचाने आया था, जबकि असल में उन दोनों लड़कों को तो मैंने ही उसे परेशान करने के लिए पैसे देकर भेजा था, ताकि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन कमाल की है। कोई भी लड़की एक बार में ही दीवानी हो जाती है। मैंने अपने आप को शाबाशी दी और कहा, ध्रुव रावत, अब जल्दी से सो जा, क्योंकि कल से तुझे मिशन रिया पर निकलना है, ताकि तू उसे इम्प्रेस करके सबसे पहले उसके घर तक पहुँचे और फ्रेंड से हस्बैंड तक का सफ़र तय कर सके। अगले दिन तैयार होकर मैं सही टाइम पर रिया के बताए हुए बंगले के बाहर पहुंच गया। थोड़ी ही देर के बाद वह रेड कलर की ड्रेस पहने हुए अपने बंगले के गेट से बाहर आई। वह इतनी कमाल की लग रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं उसे बिना पलक झपकाए देखता ही रह गया। मैंने उससे कहा था कि वह अपनी गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं उसे अपने साथ अपनी ही गाड़ी में घुमाऊंगा। धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीतने लगे। मेरी और रिया की मुलाकातें अब हर रोज़ की होने लगी और वह मुझसे धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगी। मुझे तो वह पहले से ही बहुत खूबसूरत लगती थी और अब मुझे भी उससे प्यार होने लगा। एक दिन मौका पाकर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। मेरा प्रपोजल सुनकर रिया बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं कल ही डैड से तुम्हारे बारे में बात करूंगी और तुम भी मेरे बारे में अपने घर पर बात कर लेना। उसके बाद जब हमारी फैमिलीज आपस में मिल लेंगी तो हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मैंने उसी दिन घर वापस आकर डैड को रिया के बारे में बताया। मैं जानता था कि जब मैं डैड को रिया के बारे में बताऊंगा तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैंने रिया के पापा के बिजनेस एम्पायर के बारे में उन्हें बताया और ये कहा कि रिया अपने पापा की इकलौती बेटी है, ये सुनकर तो डैड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और कहने लगे, ये की ना तूने मेरे बेटे होने वाली बात। अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तू मेरा बेटा है और रिया तेरी पसंद है। डैड ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि वह तो मुझे पहले ही पता था कि रिया के स्टेटस को जानकर कोई भी मना नहीं कर सकता था। मैं भी तो खुद उसके स्टेटस के लिए ही
उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। इधर विराट भाई को जब मैंने अपने और रिया के रिश्ते के बारे में बताया तो पहले तो वह खुश हुए, लेकिन वह कहने लगे कि ध्रुव, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। वह लड़की अभी लंदन से लौटी है। अभी तो तुम उसके बारे में कुछ खास जानते भी नहीं। तुम दोनों को साथ में घूमते फिरते हुए सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ है। मैंने कहा, भाई, मुझे उसे जितना जानना था मैं जान चुका। अब मैं और रिया अगर शादी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया। अगले दिन रिया के पापा मेरे घर पर उसका रिश्ता लेकर आए, जिससे डैड ने खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। हम सब बहुत खुश थे। मैं जब रिया को हमारी शादी तय होने की मिठाई खिलाने के लिए गया तो वह मुझसे कहने लगी कि ध्रुव, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई विराट हमारी शादी से खुश नहीं है। मैंने उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वह कहने लगी कि देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी बहुत खुश हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे भाई के चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं है। मैंने कहा कि दरअसल उनका नेचर ही ऐसा है, बस इसीलिए। वह कहने लगी, लेकिन तुम्हारा भाई बड़ा है तो पहले तो कायदे में शादी उसकी होनी चाहिए। मैंने कहा, होनी तो चाहिए, लेकिन भैया को अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आ गई है तो अब मैं तो शादी करूँगा ही। उन्हें जब आ जाएगी तब वो कर लेंगे। इधर शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन भाई मुझे बार बार ये बात समझा रहे थे कि मैं एक बार फिर से सोच लूँ। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। इसीलिए जब मेरे पास रिया का फ़ोन आया तो मैं थोड़ा झुंझलाया हुआ था। वह मुझसे कहने लगी कि आखिर क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों हो? मैंने उसे उस वक्त नाराज़ होकर सब कुछ बता दिया तो रिया ने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई हमारी शादी से बहुत जल रहा है। शायद उसे इस बात की जलन है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, या फिर उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारी शादी एक इतनी खूबसूरत और करोड़पति लड़की से हो रही है। मैंने रिया से कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानती कि उसने मेरा हमेशा कितना साथ दिया है। वह बस मेरे भले के लिए ही मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। मैं खुद भी जानता था कि मेरा भाई हमेशा मेरा भला चाहता है, लेकिन वह बार बार जब मुझे एक ही बात कहकर रह गया था तो उससे मुझे थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही थी, बस और कुछ नहीं। खैर, कुछ ही दिनों के बाद मेरी और रिया की शादी हो गई। उसके बाद मैं और रिया स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हनीमून से लौटने के बाद रिया के डैड ने मुझे अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर बना दिया और मैंने उनका बिजनेस भी संभालना शुरू कर दिया। इधर रिया ने कहा कि वह मेरे डैड के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उसे कुछ नया सीखना है। अपने डैड के बिजनेस में उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उससे कहा कि अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम जो चाहे वह करो। वैसे भी मुझे रिया के ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो अच्छा ही था कि वह भी मेरे डैड के बिजनेस को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसके डैड से हमें ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियली हेल्प भी मिलती रहती, क्योंकि उनकी बेटी हमारे ही बिजनेस से जुड़ी हुई है। कुछ दिनों बाद जब मैं एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट कर आया तो रिया मुझसे कहने लगी कि ध्रुव, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कोई है जो मुझ पर नज़र रखता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वह कहने लगी कि दरअसल मैं जब भी बाथरूम में नहाने के लिए जाती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि जैसे कि बाथरूम की खिड़की से कोई मुझे झांक कर देख रहा है, या फिर जब मैं रात को अपने कमरे में अकेले सोती हूँ तो मुझे खिड़की के बाहर किसी का साया नज़र आता है। मैंने उससे कहा कि तुम शायद अकेलेपन की वजह से डर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इस वक्त ज़्यादा काम कर रही हो
उसके स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैंने उस वक्त उसे तो समझा दिया था, लेकिन न जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं रिया का वहम सच तो नहीं। इसके 2 दिन बाद ही मुझे एक मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, लेकिन अचानक ही वह मीटिंग कैंसिल हो जाने के कारण मुझे आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। लौटते लौटते मुझे काफ़ी रात हो गई थी। मुझे लगा कि घर पर सब सो गए होंगे, इसलिए मैंने किसी को भी फ़ोन करके अपने आने की खबर नहीं दी। जब मैं रात को घर में एंटर हुआ तो मुझे एक साया बालकनी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई चोर घुस आया हो। मुझे गार्ड्स पर भी गुस्सा आने लगा कि ये इतने आलसी होते हैं कि अपना कोई काम ठीक से नहीं करते। मैं तुरंत ही बालकनी की तरफ दबे पांव जाने लगा तो वहां पहुंचकर मैंने सामने जिसे देखा, मेरे होश ही उड़ गए। वह साया किसी और का नहीं, मेरे बड़े भाई विराट का था। भैया मेरे कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे रिया की वो बात याद आई जब वह मुझसे कह रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उस पर हर वक्त नज़र रखता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था कि रिया सच कह रही थी। ये उसका कोई वहम नहीं था। मुझे भाई पर उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आया कि वह मेरी बीवी पर अपनी गंदी नज़र रख रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं कह सका। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। रिया उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। इधर गुस्से के कारण मेरा सर फटा जा रहा था। मैं सोचने लगा, भाई तो पहले से ही मेरी शादी से खुश नहीं था। फिर मुझे लगा कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि भाई को इस बात से जलन हो कि मेरी शादी इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की से हो गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह मेरी बीवी पर इस तरह से नज़र क्यों रख रहा है। उस दिन से मैंने विराट भाई पर नज़र रखना शुरू कर दिया और मैंने ये नोटिस किया कि पहले तो वह रिया से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह अब उससे खूब हंसी मजाक करने लगे थे। रिया भी उनसे खूब सारी बातें करती थी, लेकिन ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन तो जब मैं रात को ऑफिस से लौट कर आया तो मैंने देखा कि रिया की आवाज़ विराट भाई के कमरे से आ रही थी। जब मैं अचानक से कमरे में पहुंचा तो देखा कि वह दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। रिया को उस वक्त भाई के कमरे में देख मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुरंत ही उसे हाथ पकड़कर वहां से अपने कमरे में ले आया तो वह कहने लगी कि तुमने इस तरह का बिहेव क्यों किया। मैंने कहा कि तुम्हें इतनी रात को भाई के कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो वह कहने लगी कि दरअसल भैया को ऑफिस के ज़रूरी काम को लेकर मुझसे डिस्कशन करना था, इसलिए उन्होंने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं नहीं जाती तो उन्हें बुरा नहीं लगता। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। मैं सोचने लगा, रिया तुम बहुत भोली हो। तुम नहीं जानती तुम पर नज़र रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई है। लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, वरना तुम पता नहीं क्या सोचोगी। मैंने रिया से इतना कहा कि वह सब ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी रात में भाई के कमरे में आज के बाद मत जाना। रिया ने अपना सिर हिला दिया और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रिया भाई के साथ ऑफिस में काम करती थी, जिसकी वजह से उसे उनसे काफ़ी सारी बातें करनी पड़ती थीं। मैंने अभी नोटिस किया था कि भाई अब रिया को लेकर कई बार शहर से बाहर की सभी बिजनेस मीटिंग्स में जाने लगे थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि पहले भी तो आप सारी मीटिंग्स को अकेले ही हैंडल करते थे, तो रिया को अपने साथ ले जाने की क्या ज़रूरत। लेकिन उनका कहना था कि जब वो हमारे ही ऑफिस में काम करती है तो उसे भी तो ये सब हैंडल करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं चुप हो जाता, लेकिन अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने आखिर रिया को अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा ही क्यों। इससे अच्छा तो यही होता
कि वह या तो घर पर बैठती या फिर मेरे साथ अपने डैड नंदा का बिजनेस ही संभालती। इस बार जब रिया और भाई एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटते तो उड़ती उड़ती खबर मेरे डैड के ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के जरिए मुझे पता चली कि लास्ट टाइम जब ये लोग बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे तो इन्होंने वहाँ पर मीटिंग के अलावा खूब सारा घूमा फिरा और बहुत मस्ती भी की और साथ ही ये होटल के एक ही रूम में भी रुके थे। मुझे जब ये बात पता चली तो मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने रिया को पूरी बात बताई और उससे पूछा कि क्या ये सच है, तो वह कहने लगी कि हाँ ध्रुव, ये बात सच है। लेकिन उस दिन किसी भी जगह पर होटल में कोई रूम खाली ही नहीं थे और फिर विराट ने ही मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक ही रूम अवेलेबल है भी तो हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं, तुम कंफर्टेबली मेरे साथ रुक जाना। तो मैं रुक गई। मैं बेड पर लेट गई थी और विराट सोफे पर लेट गया था। रिया के मुंह से सच सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद विराट भाई के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। मैंने रिया से कहा कि आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। ये सुनकर रिया गुस्सा होने लगी कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि अगर तुम ऑफिस जाओगी तो विराट भाई तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। उसने कहा कि तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह भी वहाँ पर काम करते हैं और मैं भी। मैंने कहा तुम समझती क्यों नहीं हो। तो वह मुझ पर चिल्लाकर कहने लगी कि तुम साफ साफ शब्दों में अपनी बात क्यों नहीं कहते। गुस्से में आकर मैंने भी उससे कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि विराट भाई की तुम पर गंदी नज़र है। ये बात सुनकर रिया बुरी तरह से चौंक गई, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कहा कि ये सब मेरे दिमाग के शक का कीड़ा है, जिसकी वजह से मैं इतनी घटिया बात सोच रहा हूँ। मैंने उससे कहा भी कि मैंने खुद भाई को खिड़की से तुम्हारे कमरे में झांकते हुए देखा, पर उसने मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं किया। मैं तो उस वक्त इस कदर हैरान था कि मेरी बीवी मेरी ही बात पर यकीन नहीं कर रही। मेरे भाई ने उसका विश्वास इस कदर जीत लिया था कि वह उस पर जरा सा भी शक नहीं कर रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस लौटा तो मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। दरअसल रिया से शादी के बाद भी मैं कई लड़कियों के साथ अपनी रातें बिताता था, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ही अय्यास किस्म का रंगीन मिजाज रहा था। लेकिन उस दिन जब मैं लौटा तो मेरी उन अय्याशियों के सारे सबूत किसी ने रिया के पास भेज दिए थे। रिया ने मुझे वह सारी तस्वीरें दिखाईं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और किसी ने एडिटिंग करके ये सारी फोटोज़ को तैयार किया है, पर वह मानने को तैयार ही नहीं थी। पर जैसे तैसे मैंने झूठे आंसू बहाकर उसे इस बात का यकीन दिलाया कि कोई मेरे और तुम्हारे रिश्ते को खराब करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से उस दिन मैं रिया को मना पाया था, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे खिलाफ ये साजिश किसने की है। कौन है जो मेरे और रिया के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। कौन मुझसे रिया की सारी दौलत छीनना चाहता है। इसका पता लगाने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी ऐसी तस्वीरें निकलवा कर रिया के पास भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि विराट भैया ही थे। अब ये सब जानकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि विराट भैया के अलावा और किसी की आंखों में मेरा और रिया का रिश्ता चुभता नहीं है। आज मैंने सोच लिया था कि मैं भैया को छोड़ूंगा नहीं। मैं जब गुस्से में तमतमाया हुआ घर पहुंचा तो वहां तो कुछ और ही चल रहा था। घर में सभी तरफ हाय तौबा मची हुई थी। ये देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। सारे नौकर एक जगह पर जमा थे
और आपस में न जाने क्या बातें कर रहे थे। डैड के कमरे के बाहर ऑफिस के काफ़ी लोग खड़े थे। जब मैं अंदर गया तो डैड की हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गया। रिया ने मुझे रोते रोते बताया कि डैड को पैरालिसिस का अटैक आया है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि अचानक से मेरे डैड के साथ न जाने ये क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि डैड के ठीक होने के चांस ना के बराबर ही हैं। ये सुनकर तो हम सभी को बहुत गहरा धक्का लगा था। उस हादसे के बाद मैंने विराट भाई से कोई भी बात करना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा कि अभी अगर मैंने उससे कुछ भी कहा तो शायद इसका असर कहीं मेरे डैड पर ना हो जाए और मैं उनकी तबीयत के साथ और भी ज़्यादा कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इस सब स्ट्रेस की वजह से मैं और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा और एक दिन जब मैं घर वापस लौटा तो मेरे कमरे से रिया के चीखने की आवाज़ें मुझे सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं घबराया हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि रिया पूरी तरह से बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगी थी। विराट भाई मेरी रिया की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। मैंने उन्हें एक झटके से दूर फेंकने की कोशिश की तो वह मेरे साथ ही उल्टा हाथापाई करने लगे, जिससे मैं बुरी तरह से बौखला गया। मैंने भी उन्हें जमकर पीटना शुरू किया और फिर उन्होंने मुझे एक जोर का धक्का दिया। मैं सीधा जाकर टेबल से टकराकर नीचे गिरा। तभी मेरी नज़र वहीं पर रखी हुई गन पर पड़ी और मैंने गुस्से में आकर उस गन की सारी गोलियां विराट भाई के सीने में उतार दी। उन्होंने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। गुस्से में मैंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या किया। रिया भी बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो ध्रुव, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई की मुझ पर गंदी नज़र है, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और आज वह अपने गंदे मंसूबे लेकर मेरे पास आया और मेरी इज्जत पर हाथ डाला। वो तो ऐन मौके पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन गुस्से में आकर तुमने ये क्या किया? तुमने अपने ही भाई को मार डाला। मैं बार बार उसके सामने दोहराने लगा कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गया। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और वह मुझे पकड़ कर ले गई। कोर्ट में केस चला। सबूत और गवाही के आधार पर मेरा जुर्म साबित हुआ, इसीलिए मुझे सजाए मौत सुना दी गई। मैं कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैंने ये खून जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। पर मैंने सोच लिया था कि मैं अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा वकील करूँगा और मैं जानता था कि कैसे भी करके मेरी रिया मुझे इस कैद से आज़ाद करवा ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपने मैनेजर और रिया को मुझसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह दोनों मुझसे मिलने जेल में आए तो उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि जल्द से जल्द इस शहर का जो सबसे अच्छा वकील हो उसे मेरे लिए हायर करो और उससे कहो कि वह मुझे इस कैद से आज़ादी दिलाए। मेरा मैनेजर मुझसे बोला कि लेकिन सर, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। मैंने कहा तो पैसों की आखिर कमी ही क्या है? वह कहने लगा, पर आपके पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और अब तो मैं उसका अकेला वारिस हूँ। वह मुझसे कहने लगा कि दिमाग तो आपका खराब हो गया है। उस करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं बल्कि रिया मैडम हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने रिया की तरफ हक्की बक्की नज़रों से देखा तो वह अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी हंसते हुए मेरे करीब आई। उसने मैनेजर को इशारा किया कि वह वहाँ से चला जाए। उसके बाद रिया मुझसे कहने लगी, क्यों, चक्कर आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि रिया ये कौन सा खेल खेल रही थी। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है रिया? ये मैनेजर यहाँ पर क्या बक रहा था? मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन तुम?
रिया ने कहा, अभी तो सिर्फ एक सच तुम्हारे सामने आया है, अभी तो बहुत से सच और सुनने बाकी हैं। मैंने बौखलाई हुई आवाज में रिया से कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या सच में तुमने मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है? तो वह कहने लगी, हाँ, अब तुम एक कंगाल इंसान हो। तुम्हारी पूरी जायदाद की अब सिर्फ इकलौती मैं मालकिन हूँ। मैंने उसे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया और डैड कहाँ हैं? तो वह कहने लगी कि तुम्हारा वह कमीना बाप जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर है। मैंने उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। रिया के मुंह से डैड के लिए ऐसे शब्द सुनकर मैंने उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी गिरफ्त में नहीं आ सकी। वह अभी भी जोर जोर से हंस रही थी। कुछ देर तो मैं चिल्लाता रहा, लेकिन फिर अपनी बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिया कहने लगी, यही तो मैं भी तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले जब तुम नशे में धुत होकर एक नाइट क्लब से बाहर निकले, तो जिस लड़की पर पहले से ही तुम्हारी गंदी नज़र थी, वह तुम्हें उसकी गाड़ी में जाती हुई दिखाई दी। तुम्हें तो वैसे भी शुरू से जो लड़की पसंद आ जाती थी, वह अपने बिस्तर पर चाहिए होती थी। तुमने सोचा ये भी लड़की वैसी ही होगी और तुम उसके पास अपनी ख्वाहिशों का पुलिंदा लेकर पहुंच गए। लेकिन वह जब तुम्हारे झांसे में नहीं आई, तो तुमने उसके सामने अपनी दौलत की बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि शायद वह तुम्हारे पैसों के लालच में आकर तुम्हारे साथ सोने को तैयार हो जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने तुम्हें घास नहीं डाली, जिससे तुम बुरी तरह से चिढ़ गए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। जब तुम उसे अपनी गाड़ी में घसीट कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे और वह बेचारी तुमसे अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह से छटपटा रही थी, तभी वहां पर मोटरसाइकिल पर एक लड़का आता है और वह तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा करने से रोकता है। लेकिन तुम उस वक्त अपने गुरूर में उसके साथ मारपीट करने पर उतर आते हो। अभी तुम्हारे बीच हाथापाई चल ही रही होती है कि तभी उस लड़के के ऊपर कोई पीछे से गोली चला देता है। उस लड़के पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा ही बड़ा भाई विराट था। ये देखकर तुम बहुत खुश होते हो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुमसे भिड़ने वाले इंसान को जान से मार दिया। वह लड़की बेचारी बुरी तरह से डरी हुई थी और खुद को बचाने वाले लड़के को बचाने की कोशिश करने लगती है, तो तुम उसके भी सर पर ऐसी चोट देते हो कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद तुम पर इस पूरे हादसे की वजह से केस चलता है, लेकिन तुम्हारा बाप तो इस शहर का सबसे बड़ा वकील होता है, जो तुम्हें बचाने के लिए सामने से उतर आता है। अब अगर तुम्हें सजा हो सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की गवाही की वजह से। इसलिए तुम लोग उस लड़की को और उसके पिता को बुरी तरह से धमकाते हो। वह लोग भले ही पैसे वाले थे, लेकिन तुम्हारी तरह उनका परिवार गुंडों का परिवार नहीं था। वह सीधे साधे लोग थे। इसीलिए तुम्हारी धमकी से वह लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वह लड़की ना चाहते हुए भी तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देती और तुम आराम से बाइज्जत बरी होकर सीना चौड़ा करके अपने घर वापस आ जाते हो। तुम्हें इस बात का कोई मलाल नहीं होता कि तुमने किसी इंसान की हत्या की। वह इंसान जो किसी का बेटा था और किसी का भाई था, लेकिन वह लड़की इस झूठी गवाही देने के बाद इस सदमे में चली जाती है कि जिस इंसान ने उसकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो सच्ची गवाही तक ना दे सकी। इसी गिल्ट की वजह से कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की भी सुसाइड कर लेती है। अब आज जब तुम खुद इन सलाखों के पीछे हो और तुम्हें भी मौत की सजा मिली है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि दर्द और तकलीफ
किसे कहते हैं। मैंने रिया से कहा कि तुमने मुझे ये तो याद दिला दिया कि मैंने क्या किया था, लेकिन तुम कौन हो, पहले तुम मुझे ये बताओ। रिया ने कहा कि वह उसी लड़के की बहन है जिसे मेरे भाई विराट ने गोलियों से भून दिया था। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके बाद रिया ने कहा कि जब मुझे कानून से इंसाफ नहीं मिला, तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने भाई के हत्यारों को हर हाल में अपने तरीके से सजा देकर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने उस लड़की के पिता से मदद मांगी जिसकी इज्जत पर तुमने हाथ डाला था, और तुम्हारे ही कारण उस लड़की ने भी अपनी जान दे दी थी। उस लड़की के पिता ने मेरा साथ दिया। उन्होंने अपना पैसा और स्टेटस मुझे दिया और मैंने अपना एक नकली पिता तैयार किया और तुम्हारे सामने लंदन से लौटी हुई रिया नंदा बनकर आ गई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम खूबसूरत लड़कियों को देखकर लाड टपकाने वाले कुत्ते हो, और ऊपर से अगर लड़की मालदार निकले तब तो तुम उसे अपनी शीशी में उतारने की जी तोड़ कोशिश करते हो। और मुझे देख तुमने ठीक वैसा ही किया। तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन तुमने वह चाल चली थी कि उन लड़कों को मेरे पास भेजकर तुम उनसे मुझे परेशान करवा रहे थे, और फिर तुमने मुझे उनसे बचाकर खुद को हीरो बना लिया। अरे बहुत बड़े बेवकूफ़ थे तुम। दरअसल तुम मुझे नहीं फंसा रहे थे, बल्कि मैं तुम्हें फंसा रही थी। इसके बाद जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर घर पहुंची तो मैंने तुम्हारे दिमाग में ये शक का बीज बो दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे जल रहा है, क्योंकि उसे अभी तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिली, और ऊपर से बैठे बिठाए तुम इतने बड़े एम्पायर के इकलौते मालिक बन गए हो। और इसीलिए वह भी अब इस तलाश में है कि उसे भी क्यों ना ऐसी ही लड़की मिल जाए, या फिर वह मुझे ही पाले। और फिर मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। तुम अपने भाई पर शक करने लगे। शुरुआत में मैंने विराट को यही दिखाया कि मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई साजिश रच रही हूँ, ताकि विराट आए दिन मुझ पर नज़र रखे और तुम उसे मेरे ऊपर नज़र रखते हुए देख लो और यही समझो कि उसकी गंदी नज़र मेरे ऊपर है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने विराट से दोस्ती कर ली और उसे ये दिखाया कि उसे अभी तक जो कुछ मेरे बारे में लग रहा था वह सब गलत था। मैंने जानबूझकर इसीलिए तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन किया, ताकि मैं विराट के और करीब जा सकूं। फिर मैंने धीरे धीरे उसको ये जताना शुरू किया कि अगर वह मुझे पहले मिल जाता तो मैं ध्रुव को कभी भी नहीं चुनती, क्योंकि वह ध्रुव से कई ज़्यादा बेहतर है। वह मेरी मीठी मीठी बातों से धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगा और मेरी खूबसूरती का जादू भी उसके ऊपर चल गया। एक के बाद एक करके मैं उसकी और अपनी नज़दीकियों की खबरें तुम तक किसी न किसी के ज़रिए पहुंचवाती रही। मेरे पास जो तस्वीरें तुम्हारी उस लड़की के साथ की थी वह दरअसल खुद मैंने ही खींची थी, और फिर तुमने जो डिटेक्टिव हायर किया था उसे पैसे देकर मैंने उससे तुम्हें यही कहलवा दिया कि ये सारी तस्वीरें मुझ तक तुम्हारे भाई विराट ने ही भिजवाई हैं, और तुम्हारे बाप को पैरालाइज का अटैक पड़ा नहीं था, बल्कि मैंने ही उसे डॉक्टर को पैसे देकर ऐसा इंजेक्शन लगवाया था कि उसका पूरा शरीर लकवा मार जाए और धीरे धीरे वह एक मजबूर मौत मरे। उस दिन जब तुम ऑफिस से लौट कर आए थे तो तुम्हारे आने से पहले मैंने विराट को अपने साथ सोने के लिए इस कदर भड़का दिया था कि वह मेरे साथ वह सब करने को बेकाबू हुआ जा रहा था। ऊपर से मैंने उसकी ड्रिंक में एक ऐसी दवा मिला दी ताकि वह हद से ज़्यादा उत्तेजित हो जाए और खुद पर से उसका कंट्रोल ही हट जाए। इसीलिए मैं बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगी होकर पहले तो उसके सामने आई, ताकि वह मेरे जिस्म को पाने की चाहत में इस कदर अंधा हो जाए कि उसे कुछ भी नज़र ना आए। और फिर ऐसा ही हुआ। वह मुझ पर एक भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। पहले तो मैं भी उसका साथ देती रही, लेकिन जैसे ही मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बस तुम कमरे में आने ही वाले हो,
तभी मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने का नाटक करने लगी, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा भाई मेरी इज्जत लूट रहा है, और फिर तुम वही करो जो एक अच्छे पति को करना चाहिए। और तुमने ठीक वैसा ही किया। तुमने अपने भाई को मारना शुरू कर दिया, और उस वक्त तक तुम्हारा भाई अपने दिमाग का संतुलन पूरी तरह से दवा की असर की वजह से खो चुका था। इसीलिए मुझे पाने की हसरत में वह तुमसे बुरी तरह से भिड़ गया। गन तो मैंने पहले ही तैयार करके मेज पर रख दी थी, ताकि तुम में से अगर कोई भी उस तरफ गिरे तो गन देखते ही उसे तुम सामने वाले पर चला दो। अब देखना ये था कि आखिर मरता कौन, तुम या तुम्हारा भाई। पर मैं दिल से चाहती थी कि उस तरफ तुम जाओ, ताकि जिस तरह से विराट ने मेरे भाई का सीना गोलियों से भून दिया था, ठीक उसी तरह से उसका सीना भी तुम गोलियों से भून दो। अब जो भी बच जाता उसे फांसी की सजा होती। और देखो, आज तुम सलाखों के पीछे हो और अब अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हो। अब कोई भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा से बचा सके। अब तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा हर हाल में मिलकर ही रहेगी। रिया की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरा वह भाई जो हमेशा साए की तरह मेरी हिफाजत करता रहा, मैंने उसी की जान अपने हाथों से ले ली। रिया कहने लगी, आज पता चला कि भाई की मौत का गम क्या होता है। 2 साल पहले मैं भी इसी तरह से अपने भाई के गम में फूट फूट कर आंसू बहा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं था जो मुझे इस दर्द से निजात दिलाता। और देखो, आज भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, बस मेरी जगह आज तुम हो। आज तुम्हारे पास भी कोई नहीं है जो तुम्हारे इस दुख को तुम्हारे पास आकर बांट ले। इसके बाद रिया ने कहा, और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम पर कैसे ट्रांसफ़र करवाई। दरअसल ये भी मैंने तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बनाकर हथियाई है। ऑफिस के कुछ कागज़ों को मैंने उसे देते हुए ये कहा कि इन पर तुम्हारे बाप के सिग्नेचर चाहिए। वह मेरे हुस्न में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने एक बार भी उन कागज़ों को पलट कर नहीं देखा कि उनमें क्या लिखा हुआ है, और अपने बाप से जाकर वह साइन करवा लाया, जिसका नतीजा आज ये है कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही कंगाल हो चुके हैं। इसके बाद रिया वहाँ से चली गई और मैं अपने अतीत के किए हुए बुरे कर्मों को याद करके रोने लगा। मैंने आज तक न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो सब किया। मुझे लगता था कि हमारे पास इतनी पावर है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर आज एक औरत के चक्कर में पड़कर ही मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया था और अपने किए का अंजाम भुगत रहा था। अब मेरी अकड़ भी निकल चुकी थी और मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।